आप एक लंबी फहरिस्त गिनाई और कोई सरकार 11 साल तक काम करे तो उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आलोचना के स्वर कांग्रेस की तरफ से आएंगे भी। आप विपक्ष की पार्टी हैं, लेकिन उस आलोचना में प्रमुख क्या, आप जितने काम यहाँ पर इन्होंने गिनाए हैं इसमें से बहुत सारे काम हुए भी हैं, उससे देश को बहुत फ़र्क भी पड़ा है, बहुत सारे मामलों में देश आगे भी गया है। कमी आप हर चीज़ में निकाली जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस 11 साल के कामों को इस सरकार के आप कैसे देखते हैं? विपिन जी, मैं तो भाजपा प्रवक्ता की बात जब ये कर रहे थे तो मैं आधे रास्ते में ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि अगर इतना राम राज्य और अमृत काल चल रहा है तो इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा क्यों है। आज इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें बेरोजगारी दर 40% से ऊपर है। तो ये इतने बड़ी फहरिस्त जो इन्होंने बताई उसमें ये क्यों नहीं बता पाए कि देश के युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं जनरेट। और जब ये डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो मुझे फिर वो लगा कि वही बेईमानी है कि इनके पूर्वजों ने जो काम किया, इनसे पिछली सरकारों ने जब देश को कंप्यूटर क्रांति की ओर धकेला और इनके ही नेता उस समय कहा करते थे बैलगाड़ी पर चढ़कर कि कंप्यूटर तो सबकी नौकरी खा जाएगा, और हमने जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया, हमने एक सक्सेसफुल 3G ऑप्शन किया जिसमें नोशनल लॉस के नाम पर इन लोगों ने पूरे देश में माहौल बनाया कि करप्शन हो गया, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाकर आज ये डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। और मैं केनिया में काम किया करता था कुछ साल पहले, वहां पर सफारी कॉम 2009 से एम पैसा चलाया करती थी, और एम पैसा का मॉडल आज भी एनपीसीआई जो कर रही है उससे कहीं बेटर है। वो एक अफ्रीकन इकोनॉमी है, तो इसके ऊपर इतनी वाहवाही लूटना मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेईमानी। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं विपिन जी बताने के लिए कि इन्होंने किस तरीके से इस देश के साथ धोखा किया, किस तरीके से जुमलेबाजी की है। लेकिन फिर मैं वो बोलने से पहले ये सोचने लगा कि अरे यार, पिछले 11 साल में सबसे बड़ा जो इन लोगों ने काम किया था, जो मोदी जी खुद कहा करते थे, वो तो नोटबंदी था। ये जितने प्रवक्ता आज टीवी पर आ रहे हैं वो नोटबंदी की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो ये बात नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करते हुए ये कहा था कि आपको अगर इसका परिणाम ना दिखे, आपको टेररिज्म पर लगाम लगती ना दिखे, आपको करप्शन पर लगाम लगती ना दिखे, तो आप तो मुझे चौराहे पर जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। वो चौराहा मुझे नहीं मिल रहा है, वो सजा मुझे नहीं दिख रही, और इनके नैरेटिव से आज वो नोटबंदी भी बाहर है। इसी तरीके के और जो व्यापक प्रोग्राम इन्होंने हर बार जुमले की तरह लॉन्च किए वो सब तो धराशायी हो गए। और सोचिए ना, इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा तो ये है, आज आईआईटी आईआईएम जैसे विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट जो हमने बनाए उसमें 56% से ज्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो आप मार्केट्स की हालत देख रहे हैं, देखिए ना कारोबार के ऊपर कैसे ताला लग गया, कैसे भट्टा बैठ गया। 12,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 1 साल में बंद हो गए। इन सब पर इन्होंने कोई बात की नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपकी तौर पे मैं इनसे पूछ लेता हूं कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को इस लायक नहीं समझा कि उनके सवालों का जो विपिन जी जैसे ईमानदार पत्रकार शायद पूछ लेते, उसका जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खड़े हो जाते। तो जिस प्रधानमंत्री ने 11 साल में चुप्पी थामी हुई है, मणिपुर जलते हुए मुद्दे पर आज तक चुप है, पहलगाम के हमले पर चुप है, और देश के अंदर सिर्फ जी। ध्रुवीकरण के जो मुद्दे हैं उन पर वो आकर एक सुर्रा छोड़ते हैं और उसका फिर गुणगान होने लगता है। इस 11 साल की सिर्फ ये अचीवमेंट है कि पोलराइजिंग बातों को लेकर इस देश में माहौल बनाया गया, और जो बुनियादी मुद्दे थे जिसमें स्वच्छ पानी की बात थी, आज जो जल नल बनाए उसमें पानी नहीं है। शौचालयों की बात थी, 50% शौचालय सिर्फ इसलिए फंक्शनल नहीं है क्योंकि वहां ना तो पानी पहुंच पा रहा है। एक कमरे के अंदर 4 सीट लगाकर शौचालय बनाए, फोटो खिंचवाई और उसके पैसे अपने अंदर कर लिए। इस तरीके का जो मॉडल इस देश ने देखा है जी। वो सिर्फ ये कह रहा है कि 11 साल से जो जुमलेबाजी अब बंद कर हाथ जोड़कर सारे देश के लोग कह रहे हैं कि कुछ काम करिए, नहीं तो 2047 का जो ठीक सपना है। दिखा रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए शायद हम लोग ना रह पाए। ठीक है, तो एक बात हमने सुनी जो शिवम जी ने कही, एक बात जो हमने सुनी वो नीरज जी ने कही। अब शिवम जी की बात को सुने तो लगता है बहुत सारा काम हुआ, नीरज जी की बात को सुने तो लगता है कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है अवधेश जी, अब आप सारे पत्रकार बंधु नीचे की पंक्ति में जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्क्रीन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बाकी सभी अग्रणी पंक्ति में हैं, आपसे शुरुआत करता हूं।
ठीक है, शिवम जी अपनी चीज़ें गिनाएंगे, अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, सरकार अपनी बताएगी, विपक्ष हमेशा कहेगा इसमें ये कम है ये कम है। लेकिन जब मैं तुलना करूं पिछले 11 सालों की, तो कहाँ हम पहुंचे हैं। कमियां तो हमेशा रहेगी, ऐसा तो नहीं कि परफेक्ट हो जाए। देश में इतने साल सरकारें चल गई, पीछे ऐसा भी नहीं कि कोई काम नहीं हुआ लेकिन परफेक्ट हो गया या बिल्कुल ही खराब हो गया। वो एब्सोल्यूट में तो शायद कोई चीज़ नहीं रहेगी, हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। आपके लिहाज से 11 साल कैसे रहे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल की सरकार की अगर आपकी पहले तो तुलना करनी होगी। एक सरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में गठित हुई थी और वो सरकार को बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस ढंग से भारत का दोहन शोषण किया था, उससे बाहर निकालते हुए विभाजन का धक्का था हमारे देश में दंगे हो रहे थे, उससे संभालना था और गरीबी से निकालना था। तो उस समय बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़े और किया है। उसके बाद जो दूसरी सरकार से आप तुलना करेंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में, जिसने नेहरू की बेटी होते हुए भी नेहरू की विचारधारा से निकाल करके, और जो हिंदुत्व और जनसंघ और बाकी सबकी विचारधारा थी कि नहीं, सिक्किम को हम भारत में मिलाएंगे, हम जो पाकिस्तान विभाजन है उसका बदला लेंगे, न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे, वो काम उन्होंने किया। लेकिन उस काल में जब आपातकाल लागू होता है और जिस ढंग से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण हुआ और अपराधियों का बोलबाला राजनीति में बढ़ा संजय गांधी का, तो वो मटिया मेट हो गया। तीसरी सरकार आई 1975 के आंदोलन के विरुद्ध, जो एक पूरे देश में एक लहर थी कि इस कांग्रेस सरकार को बदलो, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में। उससे बहुत उम्मीदें थी उस सरकार से। आरंभ में थोड़े काम हुए, लेकिन वाकई देश की मानस को बदलकर देश को खड़ा करना कि भारत किस लिए पैदा हुआ है, भारत की देश के अंदर और विश्व भूमिका क्या है, भारत किस रूप में भारत बनेगा, वो होने के पहले ही वो सरकार गिर गई है। और तो नरेंद्र मोदी सरकार जब 11 वर्षों में आई है, तो इसके अगर गहराई से आप देखेंगे तो इसने सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है कि भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो विरोध हो, उसके अंदर भारत को लेकर के यह भाव पैदा किया है कि हमारे देश में ये क्षमता है कि दुनिया एक समय हमको देखकर सीखेगी कि देश कैसे चलता है, जीवन कैसे जीते हैं, शिक्षा कैसे दी जाती है, देश की रक्षा कैसे की जाती है, आतंकवाद से संघर्ष कैसे होता है, न्याय कैसे किया जाता है, सामाजिक न्याय की वास्तविक अवधारणा क्या है। इन सब में अगर आप देखेंगे तो भारत को पहली बार भारतीय दृष्टि से वो दिशा मिली है, उसका व्यवहारिक रूपांतरण हुआ है। सबसे बड़ी बात जो हुई है कि आजादी के बाद देश के एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको मुसलमान या अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके मुद्दों को टच करने की कोशिश किसी ने नहीं की। भले एक बहुत बड़ा वर्ग मुख्य धारा से बाहर रह जाए और उसके अंदर जो कट्टरपंथी है, उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर भी उनको महत्व मिले। राजीव गांधी ने एक कोशिश की, फेल हो गई, उसके बाद छुआ नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसको छुआ है कि मुसलमानों के अंदर मजहब के नाम पर, मजहबी न होते हुए भी जो भी कुप्रथाएं हैं, जिनसे उस समाज को समस्या है, देश के विकास में बाधा है और वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा है, उस पर चोट करके और भारत को एक नई दिशा दी है। लोग सोचने लगे हैं, अब इतिहास को साधारण आदमी अपनी दृष्टि से देखने लगा है कि भारत क्या रहा है। तो जब एक बार आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, आप पहचानते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए, तो फिर यह भी लगता है कि क्या होंगे अभी। तो वो एक अद्भुत सरकार, मैं इसको कहूंगा। बाकी आप आलोचना करते हैं, मैं तो यहां बैठे हुए सभी लोगों से पूछ रहा हूं, अब बाकी चीजों को भूल जाइए। क्या 15 अगस्त 1947 से आज तक किसी ने भी कल्पना की थी कि कश्मीर घाटी में कोई प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना के वहां स्वयं तिरंगा लेकर चलेगा? मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार से तिरंगा फहराते नहीं देखा है। मेरी उम्र 60 क्रॉस कर चुका हूं मैं। अगर किसी ने देखा हो तो बता दें। 15 अगस्त को 5-10 मिनट के लिए झंडा होती थी, फाड़ के फेंक दिया था, पाकिस्तान का झंडा लहरा देते थे। ये इससे बड़ा अद्भुत क्षण भारत के लिए क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और हम अपने अंदर, हमारे यहाँ बलिदान भी लोगों ने दिया, मैनेज कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि वार अगेंस्ट टेरर जो आपके नेतृत्व में शुरू हुआ वो फेल कर गया, अब भारत वार अगेंस्ट टेरर का नेतृत्व जो करेगा वो सफल होगा। तो ये इस प्रकार की सरकार, जो प्रधानमंत्री अपने पहले यूनाइटेड नेशन की यात्रा में
अगर भारत के योग को विश्व में के इतिहास में सबसे ज्यादा देशों के समर्थन से प्रस्ताव को पारित कराने में सफल होते हैं, तो वहां जी। से भारत का एक अद्भुत प्रयाण हुआ है। बाकी हमको रोटी थोड़ी कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ये चलेगा, आने वाले समय में होगा। पहले देश के उस खाई को जो अंग्रेजों ने पैदा किया हमारे मानस में, कि जाति हमारी ऐसे पुरानी है, राष्ट्र तो आप रहे ही नहीं हो, नेशन स्टेट हमने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन हमने दिया, शिक्षा हमने दिया, आधुनिक इकोनॉमिक हमको दिया। तो इस हैंगओवर, इस मानस से पहले देश को बाहर निकाल के तैयार करना। और उसके साथ साथ जो लास्ट बात मैं कह रहा हूं, जी। मंडल कमीशन लागू होने के समय से जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट था, उसको सबने सिमटा करके और जातीय समीकरण बना के लड़ाई लड़ो और आरक्षण आरक्षण। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक व्यवहारिक रूपांतरण दिया कि उनके जेब तक कुछ पैसा पहुंचे, भले ही वो कम रहे। अगर सामाजिक न्याय है, नीरज जी कह रहे थे शौचालय गांव गांव में आप जाइए, कितनी कठिनाई थी। 12 करोड़ शौचालय बने। घर अगर देना है तो उस घर का 100 मॉडल में से एक मॉडल पहचानो कि किसी को मिले तो वो घर चले, भ्रष्टाचार नीचे है। ठीक। तो उस सोशल जस्टिस की अवधारणा को किसी प्रधानमंत्री ने भारत में उसको लोगों तक पहुंचाया है, उसको व्यवहारिक रूपांतरण किया है, तो नरेंद्र मोदी है। ये सब अद्भुत काम है और भारत अब उठ के खड़ा हुआ है। अब भारत का प्रयाण आने वाले 20-25 जी जी। वर्षों में वहां होगा जहां भारत को होना चाहिए।